Hello students, myself Anand Saini, I am your chemistry tutor. Let's start to learn chemistry. Students, welcome to SGI online classes. Our new chapter now we are discussing, that is the इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। ये है आपका चैप्टर और आज इस चैप्टर को करना है मैं डिस्कस। इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, एटलीस्ट 5 मार्क्स का तो आएगा ही आपका इन बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो उसके लिए आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम बोथ लैंग्वेजेस में आज इसको डिस्क्राइब करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। जैसे कि चैप्टर में आप देख पा रहे हो एग्जैक्टली सबसे पहला तो भाई जो चैप्टर का होता है नाम, वही होती है उसकी हेडिंग और वही आपका पहला हेडिंग रहता है। तो व्हाट इज द इंट्रोडक्शन अबाउट दिस चैप्टर, होता क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हिंदी में तो कहते हैं वैद्युत रसायन, लेकिन ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्चुअल क्या है। तो भाई एक्चुअल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में ऐसे कहा जाता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग बात करते हैं कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन के कंप्लीट होने में जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी का हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं, उसका यूज़ कहाँ कैसे होता है और कौन कौन सी चीज़ें उसे प्रभावित करती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर में, जानते हैं इस चैप्टर में। ओके, तो एग्जैक्टली द स्टेटमेंट इन इंग्लिश कहा जा रहा है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री विच डील द स्टडी of the production of the electricity during from the energy released during the chemical reactions। ओके, देखिए वही बात है जो मैं आपसे सॉरी जो बात मैं आपसे बोल रहा था कि एग्जैक्टली क्या है, एग्जैक्टली ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। जो वैद्युत बन रही है, कैसे बन रही है, वो बन रही है फ्रॉम द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन के कंप्लीट होने में जो एनर्जी आपकी रिलीज होती है, उस एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, उस इलेक्ट्रिसिटी का कहाँ हम लोग यूज करते हैं और बहुत सारी चीजें उसके बिहाफ पर कैसे होती हैं रिएक्शन, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इसी चैप्टर को। और सबसे पहले हम जान लेते हैं इस चैप्टर का एक्चुअल इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग जो बात करेंगे वैद्युत रसायन के उपयोग की, तो सबसे बड़ा उपयोग है जो जनरली हम लोग जानते हैं वो प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स के लिए। आप जानते हो कि हम लोग एक चैप्टर है आपका, अभी तो वो सिलेबस से हट गया है, मेटलर्जी वाला, वहाँ पर मोस्ट प्रॉबल हम लोग यूज़ करते हैं इस चैप्टर को। तो देखिए आपको बताया भी जा रहा है प्रोडक्शन ऑफ द मेटल्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैनी मोर मेटल्स। ओके, तो इनके लिए आपको ये चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत होती है, वैद्युत रसायन के बारे में जानना होता है, वहाँ पर आपका ये चैप्टर यूज़ होता है। नेक्स्ट आपका एक टॉपिक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, धातुओं की परत चढ़ाने में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या है बेटा, धातुओं की परत चढ़ाने पर। आप जानते हैं ना, जैसे चांदी की परत चढ़ाई जाती है, सोने की परत चढ़ाई जाती है, अलग अलग चीज़ों पर, तो वो वैसे ही आपको यहाँ पर बताया जा रहा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब है धातुओं की परत चढ़ाने पर। एग्जैक्टली प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, मेटल्स धातुओं का प्योरिफिकेशन करने के लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है। और बैटरीज में, सेल्स में, वहाँ पर भी आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थ्रू ही एनर्जी हम लोगों को जो मिलती है, जो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, वो आपको वैसे ही मिलती है, वो एग्जैक्टली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चलता है। तो ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारे होते हैं उपयोग, लेकिन ये कुछ एक कॉमन से आपके पॉइंट्स थे, कुछ कॉमन से आपके उपयोग हैं जो उपयोग आपने डिस्कस किए। अच्छा, आज थोड़ा सा जल्दी बोल रहा हूँ, उसका बेसिक रीज़न ये है कि भाई कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट करना है, सो रीज़न बिहाइंड दैट। ओके, बाकी आप जस्ट डिस्कस कर ले रहे हैं और इस चैप्टर को ज़्यादा अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में भी, ऑफलाइन क्लासेस में, तो वहाँ भी आप मेरे से क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। अभी हम लोगों को इस चैप्टर को करना है कंप्लीट जल्दी से। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में और क्या कुछ है खास। रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते रहिए, मैं आपके सारे टॉपिक को कवर कराने की कोशिश करूँगा। ओके, लुक एट हियर। तो नेक्स्ट इसके बाद में आपकी बात आती है कंडक्टर्स की। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कंडक्टर्स के लिए आपको बताया जा रहा है कंडक्टर्स मतलब सुचालक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह होती है, विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है, वो आपके होते हैं कंडक्टर्स, वो होते हैं सुचालक। अब सुचालक भी वो दो प्रकार के बताए जा रहे हैं, कुछ एक मेटालिक होते हैं और कुछ होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक। तो भाई मेटालिक की बात क्या है, मेटालिक ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए, करंट के फ्लो के लिए वहाँ पर फ्री आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, वो आपके मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं। और मेटालिक का एग्जांपल भाई मेटालिक से ही पता चल रहा है धातु, तो जितने भी मेटल्स होते हैं ना वो सारे के सारे आपके मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, अब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स के लिए आपको एक छोटा सा पॉइंट बताया जाता है, वो इंपॉर्टेंट आ गया। देखो बताऊं क्या, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स के लिए आपको कहना है एक्वस सॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। एक्वस का मतलब जल ही है, जल रहेगा, वहाँ पर वाटर की प्रेजेंस रहेगा,
ठीक है। तो ऐसे पदार्थ जिनमें आप डायरेक्टली आप करंट फ्लो करेंगे तो नहीं फ्लो होगा, लेकिन आप उनके एक्वा सॉल्यूशन में, उनके फ्यूज स्टेट में आप करंट फ्लो करेंगे तो करंट फ्लो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल NaCl, ओके। NaCl जो आपका होता है, सोडियम क्लोराइड जो आपका होता है, सॉलिड स्टेट में आप नमक में करंट फ्लो करिए नहीं होगा, लेकिन अगर वो फ्यूज्ड है, पिघला हुआ है ना, गलित अवस्था में है, या फिर NaCl का जली विलयन है, उसमें आप करंट फ्लो करते हैं तो वहाँ पर फ्लो हो जाता है। उसका रीज़न क्या है? तो रीज़न होता है ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री आयंस होता है कहीं भी कभी भी करंट फ्लो। मेटैलिक कंडक्टर्स में आपके पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर आपके पास होते हैं फ्री आयंस। ये छोटा सा बेसिक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना बेटा। कंडक्टर्स आर टू टाइप, दो तरीके के चालक होते हैं, एक मेटालिक होता है, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक होता है। बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स को हम लोग बोलते हैं वैद्युत अपघट्य। क्या बोलते हैं? वैद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। वैद्युत अपघट्य कहते हैं, इनको इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स आर ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स आपके होते हैं वो वाले कंडक्टर जिनके एक्वा सॉल्यूशन में या जिनका फ्यूज स्टेट में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा पाते हैं, ठीक। वो आपके होते हैं कौन से? वैद्युत अपघट्य। और जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर बताया जाता है आपको स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट, एसिड, बेस, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। आर टू टाइप, दो तरीके के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। अब स्ट्रॉन्ग और वीक का पॉइंट ऑफ क्या है उसको भी देख लें जरा। स्ट्रॉन्ग मतलब प्रबल वैद्युत अपघट्य। तो प्रबल वैद्युत अपघट्य कौन से होते हैं? ऐसे वैद्युत अपघट्य जो जल में या किसी ध्रुवीय विलायक में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं। देखिए लिखा हुआ है ना, कंप्लीटली डिसोसिएट, कंप्लीटली हो जाते हैं डिसोसिएट। जिनको आप जल में घोलोगे तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, पूर्णतः वियोजित हो जाएंगे। और जब वियोजित हो जाएंगे तो फिर वहाँ से आयन बनेगा, और आयन बनेगा तो फिर वहाँ पर करंट फ्लो होगा। छोटा सा पॉइंट है बस, केवल इतना ही, ठीक है ना। तो आपसे यही कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो वाले कंपाउंड्स जिनके पूर्ण वियोजन से इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर कंडक्ट हो पाती है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल HCl, NaOH और K2SO4। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट की बात हमें करनी होती है। HCl, H2SO4, HNO3 और HClO4 आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इनके अलावा जितने भी एसिड वो सब वीक एसिड होते हैं, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिनका पार्शियल, पूरी तरीके से नहीं, आंशिक तरीके से थोड़ा बहुत वियोजन होता है। कहाँ पर? जल में। ऐसे कंडक्टर, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जिनको जल में घोलने पर वो आंशिक रूप से वियोजित होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं क्या? वीक इलेक्ट्रोलाइट, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। और इनके एग्जांपल्स की बात जब हम लोग करते हैं तो दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार और दुर्बल लवण, यहाँ पर आपको इनके एग्जांपल मिलते हैं, ठीक है ना बेटा। तो ये सारी चीज़ें आपको जल्दी जल्दी मैंने बताई हैं, आपको ये सारी चीज़ें समझनी होती हैं। और आप यहाँ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, वीडियो देखिए, बुक से पढ़िए, इसके बाद मेरे को कॉल करिए, पूछिए मेरे से। कॉलेज में मिलूंगा, कॉलेज में पूछेगा, ओके, ठीक है। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। Okay students, now our new topic, the general representation of the electrochemical cell। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोग जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए क्या तरीका होता है, क्या चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें हम लोग अभी देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। ओके, तो चलिए फटाफट से हम लोग पता कर लेते हैं कि जनरली हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे बनाते हैं, उसको हम लोग कॉपी पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हमें न्यूमेरिकल मिलते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट है, आप इलेक्ट्रोलिसिस में, वैद्युत अपघटन में, क्योंकि आपका जो टर्मिनोलॉजी चल रहा है वहाँ पर आपको इलेक्ट्रोलाइट पहले ही मिल चुका ऑलरेडी, तो ऑब्वियस है कि वैद्युत अपघटन अभिक्रिया में आपने सुना होगा अभी तक एक एनोड यूज होता है, एक कैथोड यूज होता है। तो एनोड और कैथोड एक्चुअली क्या होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, इलेक्ट्रोलिटिक सेल वैद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है एनोड और क्या होता है कैथोड, वो चीज़ आप जानेंगे। तो एनोड और कैथोड की अगर आप बात करते हैं, एक जनरल छोटा सा पॉइंट फटाफट से जल्दी से समझिएगा कि एनोड जो होता है ना बेटा, वो नेगेटिव पार्ट होता है, और जो कैथोड होता है वो आपका पॉजिटिव पार्ट होता है। पार्ट इन द सेंस प्लेट। नेगेटिव प्लेट जो आपकी यूज होती है वो आपकी होती है एनोड, और जो पॉजिटिव प्लेट होती है वो आपकी होती है कौन सी? यस, एग्जैक्टली, पॉजिटिव प्लेट होती है कैसी? कैथोड। उसका रीजन भी आपको बताया जाता है कि जो पॉजिटिव प्लेट होती है वो ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को कंजप्शन कर रहा है, एग्जैक्टली एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट्स वाई दिस इज द पॉजिटिव प्लेट। और दूसरी तरफ अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं तो भैया वहां पर इलेक्ट्रॉन लूज होता रहता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम होते रहते हैं, डिक्रीजमेंट होता रहता है, दैट्स वाई दिस इज द नेगेटिव प्लेट। ये आपको ऐसे पॉइंट बताया गया। अब अच्छा देखिए, आपको बताया क्या जा रहा है, ये आपके पास में कोई फर्स्ट मेटल है M1S इन सॉलिड स्टेट, S का मतलब सॉलिड स्टेट, कोई आपके पास मेटल है और ये M1 जो आपका है वो एक्वस सॉल्यूशन में है, उसी M1 का आयन है।
ओके। देन आफ्टर आप देखिए और क्या बताया जा रहा है, ये एक बीच में डबल लाइन बनाया गया, डबल लाइन इज रिप्रेजेंटेड टू सॉल्ट ब्रिज, एक सॉल्ट ब्रिज लगाया जाता है। कैसे है क्या है वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं अभी। रिडक्शन हाफ सेल के लिए दूसरा आपने यूज किया हो, ये M2 आपके पास कोई दूसरा मेटल हो सकता है, उसका आयन है यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पास M2 जो सॉलिड स्टेट में लिया गया वो है कैथोड। एक्चुअली क्या है वो आप सुनिएगा। देखिए भाई पहले तो आपको समझना है हाफ सेल के बारे में। एक्चुअली हाफ सेल क्या होता है, तो बेटा हाफ सेल ऐसे कहा जा रहा है कि आपके पास कोई एक मेटेलिक प्लेट है, उस मेटेलिक प्लेट को आपने क्या करना है, उसी के सॉल्यूशन में डिप्ट करना है। सपोज दैट फॉर एग्जांपल यू हैव द कॉपर प्लेट, आपके पास कोई कॉपर की प्लेट है, आपने इसको डिप्ट किया कॉपर के सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट CuSO4। ओके, पॉइंट इज क्लियर। बात समझिए, बहुत छोटा सा पॉइंट है। आपके पास कोई एक मेटेलिक प्लेट है, आपने उसको उसी मेटल के एक्वस सॉल्यूशन में डिप्ट कर दिया, ठीक है, मेटल सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन में डिप्ट कर दिया है, तो आपका ये एक हाफ सेल बन गया। ये क्या हो गया बेटा, हाफ सेल हो गया, ठीक है। ऐसे आपको दो हाफ सेल बनाने हैं। फिर से सुन लो बात हमारी, ये M1 और M2 क्या है, दो अलग अलग मेटल हैं, दो अलग अलग मेटल हैं। जो आपने मेटल लिया है उसी मेटल के सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन ले लीजिए। उसमें आप जैसे ही किसी भी मेटल को उस मेटल के सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन में डिप करेंगे, फॉर एग्जांपल कॉपर की प्लेट को डिप कर रहा हूं कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये आपका एक हाफ सेल बन गया। ऐसे ही आपको दो अलग अलग मेटल के दो हाफ सेल बनाने हैं, उनके बीच में एक सॉल्ट ब्रिज लगा देना है। सॉल्ट ब्रिज आपका NaCl, KCl, KNO3 इस टाइप का आपका कोई भी एक सॉल्ट ब्रिज हम लोग यूज़ करते हैं। सॉल्ट ब्रिज का काम हमारा ये रहता है कि दोनों टाइप का जो सॉल्यूशन है ना, दोनों साइड का, वो मेंटेन रखता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, नंबर ऑफ चार्जेस को वो इक्वली न्यूट्रल बनाए रखता है, ठीक है, ये काम रहता है। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है उसी के थ्रू, इधर से उधर कम ज़्यादा जो भी हो रहा है मेंटेन करने के लिए, ठीक। तो ये बात आपकी हो रही थी, ये आपको समझ में आ गया हाफ सेल क्या है। जो भी आपने मेटल लेना है उसी मेटल के सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन होना चाहिए, वही आपका हाफ सेल बन जाता है। ऐसे आप दो हाफ सेल लेते हैं, उन हाफ सेल को आपने एक सॉल्ट ब्रिज से ऐड कर दिया है। ये तो आप लैब में काम कर रहे हो। कॉपी पे कैसे लिखना है, तो कॉपी पे लिखने के लिए जो आपके पास मेटल होता है बेटा, उसी मेटल को आपने पहले ले लिया है और उसी का सॉल्यूशन आपने लिया हुआ है। सपोज दैट आप यहाँ पर सपोज मान ले रहे हैं कि भाई कॉपर का ही लिया हुआ है हमने, है ना, तो हमें क्या करना है, अभी आप जस्ट मान ले रहे हैं केवल पहला मेटल आपके पास में कॉपर है, कॉपर आपने सॉलिड स्टेट में ले लिया, फिर आपने क्या किया, क्योंकि उसी का ही सॉल्ट लिया हुआ है ना, सो दैट्स वाई द कॉपर का आपको यहाँ पर आयन लिख देना होता है। ये एक्वा सॉल्यूशन का मतलब आयन है सॉल्ट से जो आपका आया, ओके। ये आपने सॉल्ट ब्रिज लिया, उसका साइन आप ऐसे बना दे रहे हो, कोई भी हो सकता है। दूसरा मेटल आपने सिल्वर ले लिया, सपोज कोई भी मान लीजिए, आयरन ले लिया है, ठीक, चलिए मान लेते हैं हमने आयरन ले लिया हुआ है, आयरन लिया हुआ है, तो यहाँ पर आयरन का, अच्छा अब एक जो बात आपको ध्यान रखनी, वो ध्यान रखनी कि पहले मेटल लिख रहे हैं तो सॉल्ट ब्रिज के बाद में आयन लिखेंगे, मेटल आयन आयन मेटल, ऐसे समझना है, मेटल आयन आयन मेटल, मेटल आयन आयन, दूसरे वाले का आयन लिखिएगा मेटल, दूसरा वाला जो मेटल है Fe आपने लिया हुआ है। तो बस इस तरीके से हम लोग ये हाफ सेल को रिप्रेजेंट कर देते हैं। छोटा सा बिल्कुल पॉइंट था, इसमें कोई इशू नहीं था आपके लिए। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आपका स्टार्ट होने जा रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, चलो भाई स्टार्ट करते हैं, जल्दी से समझ लेते हैं। अभी बताया था मैंने आपको एक जो आपने हाफ सेल बनाया हुआ था। हाफ सेल कैसे बनाया हुआ था, हाफ सेल के लिए आपसे कहा गया था कि सॉरी, ये आपके पास में एक मेटेलिक सॉल्ट है, उस मेटेलिक सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन है। सपोज मान ले रहा हूँ कौन सा, कॉपर सल्फेट ही फिर से ले रहे हैं, उसका एक्वस सॉल्यूशन, और हमने क्या किया हुआ बेटा, इसी में कॉपर सल्फेट का एक ये जो सॉल्यूशन है उसमें हमने क्या किया हुआ है, कॉपर की एक प्लेट को डिप्ट कर दिया। अब देखो बात केवल इतनी है, व्हेन एनी मेटेलिक प्लेट, when any metallic rod, when any metal is dipped is contact with metallic solution, with metallic solution or metallic salt solution, then on this case पता है क्या होता है, होता केवल इतना है कि जैसे ही आप इस metallic salt में metallic रॉड को डिप्ट करेंगे तो भाई साहब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज होंगे या गेन होंगे, और ड्यू टू द गेनिंग और लूजिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर जनरेट होती है, एक पोटेंशियल जनरेट होता है। उस पोटेंशियल जो जनरेट होता है ना, उसी पोटेंशियल को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली जो वर्ड है ना इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का मीन होता है हाफ सेल। इलेक्ट्रोड का मीन क्या है, हाफ सेल। और हाफ सेल के फॉर्मेशन में जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है उस पोटेंशियल को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। छोटा सा पॉइंट है, बिल्कुल बात पकड़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोड के फॉर्मेशन में जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है वही आपका क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको जनरेट किया हुआ है, तो आपको बोल रहे थे कि आपने हाफ सेल कैसे बना हुआ था, व्हेन अ मेटल डिप्ड or contact with the metallic salt solution
then due to the gaining or losing of the electron a potential is generated between the metallic rod and solution that is called the electrode potential। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो वो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप वहां पर एक पोटेंशियल विभव उत्पन्न होता है। इसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, इसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। बेटा हिंदी में भी जान लीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट इज इलेक्ट्रोड विभव। और होता है दो टाइप का मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण विभव होता है, और दूसरा आपका होता है ये बेटा कौन सा, अपचयन विभव। अब ऑक्सीकरण विभव की जब बात आती तो ऑक्सीकरण विभव टू लूजिंग देयर इलेक्ट्रॉन। भाई मैंने आपसे क्या कहा, आपने कोई मेटल की रॉड को डिप्ट करना है, अब या तो वो पॉजिटिव हो जाएगी या तो वो नेगेटिव हो जाएगी, या तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज होगा या तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। मेटल का रॉड मेटल से है ना, उस मेटल सॉल्यूशन से, या सॉल्यूशन वहाँ से इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा मेटल से। एग्जैक्टली ये चीज़ होती है। तो आपको ये बात बताई जा रही है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वहाँ पर जनरेट हो रहा होगा, अदरवाइज वहाँ पर क्या जनरेट हो रहा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। तो भाई जब लूज हो रहे होंगे इलेक्ट्रॉन कम हो रहे होंगे, निकल रहे होंगे मेटल की रॉड से, तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जनरेट होगा। एग्जैक्टली अगर वो मेटल की रॉड इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रही है ऑन दैट टाइम, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल। बस छोटा सा पॉइंट केवल ऐसे ही बताया जाता है, आपको ये बात समझनी होती है, और ये बात आई इसकी आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है। अच्छा एक बात, इसका जो यूनिट की बात करते हैं, जनरली इट इज रिप्रेजेंट इनटू वोल्ट, और हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बात भी आपको बताई जाती है, ठीक है ना, कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी इससे ज़्यादा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो एक आपको जानना होता है SHE क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और आपको यहीं पर पढ़ना होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में कि भाई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो चलो देख लेते हैं उसको भी। वहाँ पर केवल कंडीशंस को लेकर के चलते हैं और कुछ नहीं होता है, कंडीशंस बता दी जाती हैं और उसको आप समझ लीजिएगा, वो आपको समझ में आ जाएगा। देखो कंडीशंस क्या है, पहले आप कंडीशन समझ लीजिए। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात होती है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेटा ऐसे कहते हैं कि जो डिनोटेड बाय कैपिटल ई नॉट, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो स्टैंडर्ड वाला है उसके लिए कुछ एक कंडीशंस दे दी जाती हैं। वो कंडीशंस क्या हैं उनको आप देख लीजिएगा। कंडीशंस, सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर वो 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और सॉल्यूशन का जो मोलर कंसंट्रेशन है ना, मोलर कंसंट्रेशन वो होना चाहिए 1 मोलर। और प्रेशर की बात करते हैं कि जो प्रेशर है ना सॉल्यूशन का, वो सॉल्यूशन का प्रेशर होना चाहिए 1 atm। ये बात इतनी कही जाती है, ठीक है। तो सॉल्यूशन का मोलर कंसंट्रेशन 1 m होना चाहिए, प्रेशर 1 atm होना चाहिए, और वो जो पूरा एटमॉस्फेयर है ना जहाँ पर ये आप हाफ सेल बना रहे हो, उसका टेम्परेचर होना चाहिए कितना, 25 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द स्टैंडर्ड कंडीशंस। ओके तो चलो देख लेते हैं जल्दी से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। सो द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज एग्जैक्टली द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद द स्टैंडर्ड कंडीशन, दैट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या है भाई, कंडीशन के साथ में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना। अभी हमने आपसे क्या कहा था, अभी हमने आपसे कहा था कि जब किसी मेटल की रॉड को आप उसी मेटल के किसी सॉल्यूशन में डिप्ड करते हैं तो मेटल रॉड और सॉल्यूशन, दैट मीन वहाँ पर जो आयन है उनके बिटवीन एक पोटेंशियल डिफरेंस आपका जनरेट हो जाता है। वो जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है ना बेटा, उसी को तो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी यहाँ पर ये कह रहे हैं ना कि आपका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन होना चाहिए 1 मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। सॉल्यूशन होना चाहिए, जो भी आपने सॉल्यूशन लिया हुआ था, सॉल्यूशन होना चाहिए 1 मोलर कंसंट्रेशन, उसका प्रेशर होना चाहिए वहाँ पर 1 atm, और टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस। ऑन दिस कंडीशन the potential difference is generated between the metal rod and the metallic ions, that is called the standard electrode potential. This is too simple, बिल्कुल छोटी सी बात है भैया कि इनके साथ में जो भी आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल ई। ओके
ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो फटाफट से भाई छोटी छोटी चीज़ें इनको आप समझते रहिए, आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में, बुक से भी थोड़ा बहुत हेल्प लेते रहिएगा, क्योंकि अभी यहाँ पर मैं आपको स्पेसिफिकली जो इम्पॉर्टेंट है आपका बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें यहाँ पर अगर मिसिंग हो भी जा रही हैं तो आप मेरे से क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो चलिए भाई, अभी हम लोगों ने एक वर्ड यूज़ किया हुआ था SHE, और उसी को हम लोग बोलते हैं NHE। अब ये क्या होता है भैया, SHE क्या है या NHE क्या है? पहली बात तो दोनों एक ही चीज़ें हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसकी बात हमें जो करनी होती है ना, एक्चुअली इनको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस। क्या बोलते हैं? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है भाई। एक्चुअल ऐसा है कि बहुत सारे इलेक्ट्रोड बनाए जा सकते हैं, लेकिन एक रेफरेंस दिया गया ना, एक मानक मान लिया गया वहाँ पर, एक स्टैंडर्ड हम लोगों ने बनाया कि भाई अगर ये वाले इलेक्ट्रोड के साथ ऐसा हो रहा है तो हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि बाकी इलेक्ट्रोड में भी ऐसा ही होगा। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, दैट इज SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसके बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा बुक से, पहले पूछा जाता रहा है बोर्ड एग्जामिनेशन में, और अभी इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, तो मैं आज इसको डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। ओके, तो आप इसको बुक से जरूर पढ़िएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, आवर न्यू टॉपिक इज ओके, चलिए भाई हम लोग अपने एक जो नया टॉपिक है उस नया टॉपिक को डिस्कस कर ले रहे हैं जल्दी से। आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? व्हाट इज द एग्जैक्टली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? विद्युत वाहक बल। तो भाई विद्युत वाहक बल है क्या? विद्युत वाहक बल के बारे में बोल रहे हैं कि विद्युत वाहक बल जो होता है ना, इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, और E0 ऑफ सेल को आप रिप्रेजेंट करते हैं। 3 तरीके के फॉर्मूले आपको दिखाई पड़ रहे हैं। वो एग्जैक्टली स्टेटमेंट क्या है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का? तो कह रहे हैं कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन, एग्जैक्टली इट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड potential of 2 half cell. It is called electromotive force, in general EMF. So what is the EMF? It is the difference between the electrode potential, माइनस लगा है ना, माइनस मतलब डिफरेंस, it is the difference between 2 electrode potential. ओके, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 2 हाफ सेल, एक एनोड है और एक कैथोड है, और एक हाफ सेल मतलब एनोड को हाफ सेल बोलते हैं, कैथोड को हाफ सेल बोलते हैं, 2 हाफ सेल लिया जा रहा है ना, सो एग्जैक्टली दिस इज द 2 हाफ सेल। एनोड वाला एक हाफ सेल हो गया और एक कैथोड वाला हाफ सेल हो गया, तो उन दोनों हाफ सेल के बिटवीन जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोल रहे हैं। अब होता क्यों है तो उसका रीजन बता रहे हैं कि कॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट फ्रॉम हायर टू लोअर, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो होता है हमेशा, इस वजह से ये डिफरेंस आपको मिलता है। ये एक छोटा सा पॉइंट आपको जस्ट बताया जा रहा है, ठीक है। तो बस आपका ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, और हिंदी में इसको हम लोग विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल क्या है? विद्युत वाहक बल किसी जो आपका एक पर्टिकुलर सेल है, उस सेल के 2 जो अर्ध सेल हैं, 2 अर्ध सेलों के मध्य उत्पन्न हुआ जो विभवांतर है, दोनों इलेक्ट्रोड विभव के बीच का जो अंतर है, उसको हम लोग विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब ये अंतर क्यों आता है उसका रीज़न बता रहा हूँ कि क्योंकि जो करंट होता है वो उच्च से निम्न की तरफ जाता है, उच्च विभव से लेकर के निम्न विभव की तरफ फ्लो होता है, तो इसी वजह से विभवांतर उत्पन्न हो जाता है इसका। अच्छा, अब ये फॉर्मूले हमको यूज़ करने होते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, उनके बिहाफ पर आपको 3 फॉर्मूले बताए गए हैं कि कैथोड माइनस एनोड, एग्जैक्टली लेफ्ट और राइट देकर के आप पहचान सकते हो, तो राइट माइनस लेफ्ट हो गया। लेकिन जब आप सेल पोटेंशियल आप निकाल रहे हैं उसके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उसको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख सकते हैं। अगर आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन इजीली पहचान जाते हैं रिएक्शन देख करके, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके बहुत यूज़ होते हैं। अब आपके पास एक जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है ECS, और ECS को हम लोग हिंदी में कहते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और ये अगर आपको याद हो तो आपने 10th में भी पढ़ी हुई थी। एक्चुअली क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। किसी जो वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, जो आयंस होते हैं, जो मेटल्स हैं उनके जितने भी मेटल्स हैं उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपके एक्चुअल जो होते हैं उनका एक इंक्रीजिंग ऑर्डर के बिहाफ पर आपको एक टेबल बना करके दे दिया गया है। वही टेबल आपका क्या कहलाता है? वैद्य रासायनिक श्रेणी कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाता है, ठीक है। तो भाई अब वो टेबल है कौन सा उसको हम लोग देख लेते हैं। वो टेबल है आपका, इसको हम लोग याद करते हैं, लिख बा सर काना, लिख बा सर काना, मग अल मन जन कर, इसी के नीचे चलेगा
फेकड को नीसन पब है कुहग आग पटायु। ये मेटल्स का है, ऐसे नॉन मेटल्स का अलग से एक और रहता है, ठीक है। तो मेटल्स के लिए आपको बताया जा रहा है लिखबा सरकाना मगल मंजन कर फेकट कोनी संभव है कुआगा पटायु, ऐसे आप इस सीरीज़ को याद कर लेते हैं। और इसी के पॉइंट ऑफ व्यू पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। अच्छा देखो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन को रखा गया है बीच में, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 0, इसके ऊपर वाले सब होते हैं नेगेटिव, इसके नीचे वाले सब होते हैं पॉजिटिव। ये बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है। हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी हैं सब क्या हैं, नेगेटिव हैं, ये माइनस साइन लगा दिया। और इधर नीचे वाले जितने वो सब कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। अब बात सुनिए, जो जितना ऊपर है, जिसकी वैल्यू जितनी नेगेटिव में है, जो जितना बड़ा नेगेटिव दिखाई पड़ेगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये आपको बहुत स्पेसिफिक से पॉइंट बताए जा रहे हैं, एप्लीकेशन आपके आती हैं यहाँ पे। इसका उपयोग क्या है, तो उपयोग पूछा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन में जितना ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा, ठीक है ना, उसके लिए आपसे बोल रहे हैं वो उतना ही प्रबल अपचायक होता है। वैल्यू जितनी ज़्यादा आपको नेगेटिव में मिलती जाएगी, माइनस में मिलती जाएगी, वो उतना प्रबल अपचायक और रिड्यूसिंग एजेंट उतना ही अच्छा होता है। एक पॉइंट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो उसके लिए आप ध्यान रखिएगा। देखिए क्या है पॉइंट आपका, कोई भी जो ऊपर वाला मेटल होता है, कोई भी ऊपर वाला मेटल अपने से नीचे वाले मेटल को उसके सॉल्ट में रिड्यूस कर देता है, ठीक है। कोई भी ऊपर वाला मेटल अपने से नीचे वाले मेटल को उसके सॉल्ट में रिड्यूस कर देगा। एक पॉइंट आपका ये हो गया। और एक और बहुत अच्छा सा पॉइंट बताया जाता है कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी मेटल हैं, हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी मेटल हैं बेटा, वो सारे के सारे मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिमूव करते हैं। ये एक बहुत स्पेसिफिक सा पॉइंट आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना, कि जितने भी मेटल हैं वो सारे मेटल क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिमूव करते हैं। कब रिमूव करते हैं, जब उनको डाइल्यूट एसिड से हम लोग रिएक्ट कराते हैं। तो ऐसे आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स आपको एक्जैक्टली नोट्स के थ्रू मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। एक्सरसाइज जो दी जाएगी वो आपको जरूर सॉल्व करनी है, जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो क्वेश्चन आपको पूछना है। मैं आपको 3 यूजेस तो बता ही दिया हूँ, ठीक है, और 4 ही पूछे भी जाते हैं, 3 ही पूछे भी जाते हैं, कई बार तो 2 ही पूछे जाते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड्स ऑन द बिहाफ ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मेटल्स को अरेंज किया गया है उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और कौन सा इंक्रीजिंग ऑर्डर है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बिहाफ पर उनको हम लोगों ने क्या किया हुआ, अरेंज किया हुआ है। तो वहाँ से आपको एक जो सीरीज मिलती है उसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। लिखबा सरकाना मग अलमंजन कर फेकड कोनी सन पब है कुआगा पटायु। हाइड्रोजन का पोटेंशियल है 0, ऊपर वाले हैं सब नेगेटिव, नीचे वाले हैं सारे पॉजिटिव। कोई भी ऊपर वाला मेटल अपने से नीचे वाले मेटल को उसके सॉल्ट में कर देता है डिसॉल्व, कर देता है रिड्यूस। हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी मेटल हैं वो सारे के सारे मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ में हाइड्रोजन गैस रिमूव करते हैं। ये कुछ एक स्पेसिफिक से पॉइंट मैं आपको बताता चल रहा हूँ। तो भाई आप इन सारी चीज़ों को पढ़ते रहें जरूर ध्यान से, और आपको जो कुछ भी डाउट हो वो मेरे से आप ज़रूर पूछते रहेंगे, ठीक है ना। ओके तो चलिए एक और नया सा टॉपिक है आपका, नर्स इक्वेशन क्या होती है। नर्स इक्वेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है यहाँ से बेस। तो न्यूमेरिकल आपको बहुत सारे मिलते हैं, MS माथुर से आप जरूर न्यूमेरिकल करते रहिएगा, ओके। और जिन न्यूमेरिकल्स में आपको NCERT लिखा हुआ मिल रहा है वो तो आपको डैम श्योर करना है, वो जरूर आएगा आपका किसी ना किसी एक सेट में, ओके। तो भाई चलिए देखते हैं। अब तो क्वेश्चन बैंक में भी बहुत सारे आपको NCERT के क्वेश्चन मिलने लगे हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप लोगों की तैयारी हो गई है, कुछ चीज़ें आपको लर्न हो चुकी हैं, तो भाई अब उठा लीजिए अपने अनसॉल्व पेपर, वहाँ से भी स्टार्ट करिए क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं नर्स इक्वेशन क्या होती है। तो नर्स इक्वेशन के लिए कह रहे हैं कि भाई इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल given by the nurse. What is the exactly equation? The standard equation is this. कह रहे हैं कोई एक ऐसी रिएक्शन है जो मेटल आयन था वो मेटल में कन्वर्ट हो रहा था। कैसे कन्वर्ट हो रहा था? बाय द गेनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देखो है ना, मेटल आयन है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसके बाद की बात जो है वो आप देखो, वो उन्होंने एक इक्वेशन दी थी नर्स ने, और वो इक्वेशन है आपके सामने ये कि देखो इक्वेशन में आपसे क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि E ऑफ n प्लस जो एक्चुअली है द नंबर ऑफ आयंस, ओके। सो द n प्लस अपॉन m दैट इज अ मेटल आयन अपॉन मेटल, दिस इज द एग्जैक्टली। सो अब जो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेना है, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी आपको उन्हीं दोनों के बीच का ही लेना होता है ना, मेटल आयन और मेटल के बिटवीन का जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहेगा, उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को EMF को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। EMF डायरेक्टली यूज़ कर लिया जाता है।
सो EMF आपने यूज़ कर लेना है और वो आपको फार्मूला वहाँ से मिला हुआ 2.303 RT/NF। एन तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और F जो आपका है ना बेटा वो F है आपका फेराडे कांस्टेंट, ठीक है। 96,500 कूलम उसका एनर्जी रहता, वो वैल्यू रहता है। सो RT log 1 कंसंट्रेशन ऑफ द जो पर्टिकुलर आपका आयन है ना उसी आयन का कंसंट्रेशन आपने यूज़ कर लेना है। सो एग्जैक्टली यहाँ पर आप देखो एक और बात आपको बताई जा रही है, दूसरे तरीके से आप इसी फॉर्मूले को देख रहे हो, उसमें पता है क्या हो रहा है, एग्जैक्टली हो कुछ नहीं रहा है, R का वैल्यू और T का वैल्यू रख दिया जा रहा है। R क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट जो आपने पढ़ा हुआ था, एग्जैक्टली वही वाला कांस्टेंट होता है, ओके 0.0821 वो वैल्यू आप यूज़ करते हो। T आपने यूज़ किया 25 डिग्री सेल्सियस, स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो आपने लेना होता है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपने यूज़ कर लिया, उसका वैल्यू आपने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से एक फॉर्मूला आपको और मिल जा रहा है 0.0591/n, ओके। वो आपने F का भी वैल्यू यूज़ कर लिया। अब N आपको जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल आपका यूज़ हो रहा था इस रिएक्शन में, जितना भी डिफरेंस दे रहा था वो आपको यूज़ कर लेना होता। अच्छा, जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे ना तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अभी आपको जस्ट एक फार्मूला आपको ऐसे लर्न कर लेना है, ऐसे याद कर लेना है, ऐसे समझ लेना कि भाई ये फार्मूला नर्स का इक्वेशन होता है, तो ये फार्मूला है, ठीक है ना। डेरिवेशन आएगा नहीं आपके में, इसलिए डेरिवेशन को डिस्कस नहीं किया जा रहा है, बस आप जस्ट इसको ऐसे ही नोट डाउन कर लेंगे और आपको नोट्स तो मिल ही रहे हैं, ठीक। तो चलिए अब इसके बाद में एक और छोटा सा टॉपिक बचा हुआ कंडक्टिविटी से रिलेटेड, आपको 2-3 डेफिनेशन के साथ में चैप्टर भी कंप्लीट करा दे रहा हूँ, फिनिश कर रहा हूँ, ओके। इसको आप जल्दी से नोट करिए। ओके तो भैया चलिए अपने टॉपिक के बिल्कुल लास्ट एंड पे हम लोग पहुंच रहे हैं, चैप्टर के लास्ट एंड में ही बिल्कुल आ गए हैं। और अभी जो टॉपिक की हम लोग बात करते हैं, कुछ एक सिलेक्टेड से टॉपिक बचे हुए हैं, डायरेक्ट डेफिनेशन आपसे पूछी जाती हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वही डेफिनेशंस कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। सबसे पहले आप बात करेंगे कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस इज डिनोटेड बाय G, कैपिटल G से करते हैं इसे रिप्रेजेंट। और होता क्या है कंडक्टेंस, तो भाई कंडक्टेंस के लिए कह रहे हैं कि इट इज़ द एज ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर, ओके। सो थ्रू द कंडक्टर इट इज़ द एज ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एंड इट इज़ अ रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। डायरेक्टली बिल्कुल सीधा सीधा बोल रहा हूँ कि इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो G इक्वल्स टू 1/R और इसकी यूनिट होती है, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो भाई ओम इनवर्स या म्यू इनवर्स आपको इसका यूनिट बता देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या है, कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, कप्पा होता है ये के नहीं बनाए, ऐसे के नहीं बनाए, दिस इज कप्पा लाइक दिस, ओके। तो आपने कप्पा बनाना है, तो कप्पा इज द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। व्हाट इज द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, बेटा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के लिए कह रहा हूं कि इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जो भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ना उसी का रेसिप्रोकल होता है, दैट्स व्हाई कप्पा इक्वल्स टू 1/ρ। तो 1/ρ के बाद में आपको कह रहा हूं कि इसका जो फार्मूला है वो फार्मूला आपको दे दिया गया, कप्पा इक्वल्स टू G × L/A, और L/A होता है यहाँ पर सेल कांस्टेंट। ये बात आपसे कह रहे हैं, यूनिट यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, दिस इज ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की बात करते हैं। जब हम लोगों को मोलर कंडक्टिविटी मिलती है, ये तो बहुत पूछा जाता है, यहाँ से रिलेटिव न्यूमेरिकल भी बहुत आते हैं, ठीक। तो मोलर कंडक्टिविटी, डाइल्यूशन, मोलर डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं, डाइल्यूशन का साइन है आपका, तो वो आपसे बोल रहे हैं कि एग्जैक्टली सेंटेंस आप देखिएगा क्या बोल रहे हैं कि द कंडक्टिविटी ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड इन V लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। भाई देखो वही वाला पॉइंट है जो मैं शुरुआत से बताया था, हाफ सेल से बताया था। क्या हाफ सेल था, आपने जैसे ही किसी मेटल को डिसॉल्व करना है उस मेटल के सॉल्यूशन में, तो कुछ आयन वहाँ से प्रोड्यूस होंगे। अब यहाँ पर कंडीशन लगा दी गई है कि 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन V लीटर, कुछ भी लीटर होगा, कितना भी वैल्यू है उसका, और उस पूरे प्रोसेस में जितना आयन आपका आ रहा है ना, प्रोड्यूस हो रहा है ना, वही आपका मोलर कंडक्टिविटी होता है। तो मोलर कंडक्टिविटी का आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ, कप्पा × 1000/m। m यहाँ पर मोलैरिटी होता है, वेयर m इज मोलैरिटी। और यहाँ पर आप नेक्स्ट देख रहे हो तो n होता है आपका नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो ये तो मोलर कंडक्टिविटी की बात हो गई। ऐसे आपसे पूछ रहे हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एक ही है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर मैं अंडरलाइन किया हूँ 1 मोल को, तो 1 मोल को यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है। और देखिए आप 1 मोल को जब आपने अंडरलाइन कर लिया, यहाँ पर एग्जैक्टली आपको एक और चीज़ यहाँ पर ऐसे ही मिल रही है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में सब कुछ एज इट इज सिमिलर है, m की जगह पर n हो रहा है, नॉर्मेलिटी यूज हो रही। तो नॉर्मेलिटी में हम लोग मोल नहीं बोलते हैं, नॉर्मेलिटी में हम लोग बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट। क्या वर्ड यूज करते हैं,
ग्राम इक्विवेलेंट मैं आपको यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट आप यूज करते हो नॉर्मेलिटी के टर्म में, एग्जैक्टली डेफिनेशन यही रहेगा, द कंडक्टिविटी ऑफ द ऑल आयन प्रोड्यूस्ड व्हेन द 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड इन द V लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज नोन एज द, यस एग्जैक्टली, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो भैया फॉर्मूला भी वैसा ही है, सब कुछ वही है, यूनिट में थोड़ा सा चेंज हो रहा है, मोल की जगह पर यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट कर लेना, बाकी एज इट इज सिमिलर रहने वाला, ठीक है। एग्जैक्टली लास्ट टॉपिक कोलराउस लॉ, और चैप्टर आपका करता हूँ क्लोज, ठीक है। पढ़ते हैं उसको भी, इसको नोट डाउन करिए। ओके तो एग्जैक्टली लास्ट टॉपिक कोलराउस लॉ, और कोलराउस लॉ से आपका चैप्टर करता हूँ क्लोज। जल्दी से देखते हैं क्या है कोलराउस लॉ, क्या है इसकी एप्लीकेशन, ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा आपसे एग्जामिनेशन, डायरेक्ट स्टेटमेंट आता है कि भाई कोलराउस लॉ जो होता है ना, उसका आप डायरेक्ट स्टेटमेंट दे दीजिए, उसका एप्लीकेशन क्या होता है वो एप्लीकेशन बता दीजिए। तो केवल 2 ही एप्लीकेशन है, और स्टेटमेंट भी बिल्कुल सीधा सीधा सा है, वो स्टेटमेंट आ जाता है। न्यूमेरिकल कभी कभी पूछा जाता है, ज़्यादा इतना कोई अभी तक तो पूछा नहीं गया, यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ स्पेशली, वहाँ पर नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो चलो भाई जल्दी से देख लेते हैं। देखो क्या है कोलराउस लॉ, कोलराउस लॉ के लिए बोल रहे हैं एग्जैक्टली स्टेटमेंट, एट द इन्फिनाइट डाइल्यूशन, इन्फिनाइट डाइल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। एट द इन्फिनाइट डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम of the ionic conductivities of the cations and the anions। ये आपसे सीधा सीधा पॉइंट कहा जा रहा है कि at the, यस एग्जैक्टली, नॉट लगा हुआ है, नॉट मतलब ये इन्फिनाइट का साइन है, ओके। सो इन्फिनाइट या नॉट एक ही बात है, यहाँ पर बोल रहा हूँ एट द इन्फिनाइट डाइल्यूशन, इन्फिनाइट डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ द कंडक्टिविटीज ऑफ द कैटायन एंड एनायन। ये देखो कैटायन धन आयन है, यहाँ पर ऋण आयन है, मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं हम लोग, उनका जो सम होगा ना वही होता है उसका, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर सम हमेशा आपका आ जाता है, ठीक है। तो आपसे ये जो स्टेटमेंट था वो कोलराउस का स्टेटमेंट था। अब आपसे अगर स्पेसिफिकली वो पूछ लेते हैं कि भाई इसका आप मेरे को यूजेस बता दीजिए, एप्लीकेशन क्या होगा, तो एप्लीकेशन के लिए आपको बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ कोलराउस लॉ वी कैन डिटरमाइन द मोलर कंडक्टिविटीज एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज एट द इन्फिनाइट डाइल्यूशन फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्पेशली यूज होता है ये पॉइंट आपका, वो पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि स्पेशली वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पॉइंट है आपका, ठीक है ना। फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन वी कैन इजीली डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और द मोलर कंडक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ कोलराउस लॉ। नेक्स्ट एक और आपको यूज बताया जाता है, तो वो यूज में बेटा केवल इतना कहते हैं कि विद द हेल्प ऑफ कोलराउस लॉ वी ऑल्सो डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट गिवन डाइल्यूशन। यहाँ पर जो अगली बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि गिवन डाइल्यूशन पर हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं इनका डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो एक छोटा सा पॉइंट आपका, तो 2 ही चीज़ें हैं, एक तो आप मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड कर पाते हो विद द हेल्प ऑफ कोलराउस लॉ एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, और एक और दूसरा जो पॉइंट है आपका, वो दूसरा पॉइंट है कि विद द हेल्प ऑफ कोलराउस लॉ वी also determine the degree of dissociation at the given dilution। this is the exactly point। तो भाई अभी आपका ये यहाँ चैप्टर से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट पोर्शन था फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन वो अभी मैंने किया है पैकअप, और अभी चैप्टर आपका भी पैकअप कर दे रहा हूँ भाई। सारी चीज़ें आपकी हो गई हैं, जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आई हैं, कुछ कम लगी है क्योंकि जल्दी जल्दी पढ़ाया गया, तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं। थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोल रहा था जानबूझ के, क्योंकि भाई चैप्टर जल्दी जल्दी फिनिश करना था, ओके। तो ऑफलाइन क्लास में, कॉलेज में, या फिर आपको कॉन्टैक्ट नंबर पता होगा तो बाई कॉल भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जो भी आपको डाउट है, ओके। तो अभी के लिए थैंक यू।